कि नहीं, बच्चों को तो खुद ही अब निकलना पड़ेगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, जीवन बच गया है, मोदी जी की कृपा से सब ठीक होगा। भारत माता की, भारत माता की, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी। नमस्कार, मैं रविश कुमार। अपनी अपनी जेबें संभाल लीजिए, महंगाई का हमला होने वाला है। ऐसा नहीं था कि महंगाई चली गई थी, लेकिन जिस स्तर पर छिपकर आपकी जेबों को कुतर रही थी, अब वो जेबों से निकलकर पूरे कुर्ते को चट करने वाली है। 2 साल से कम कमाई और बेकारी की मार झेल रही भारत की जनता को अपनी जेब उलटनी पड़ सकती है, ताकि जो भी खुदरा खुदरी बचा है वो भी निकल आए। जल्दी ही सारे एक्सपर्ट आपको बताने आएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से यह सब हो रहा है। इस समय सारे ही एक्सपर्ट चुनावी कारणों से चुप बैठे हैं। लेकिन यूपी की चुनावी सभाओं में अखिलेश यादव कहने लगे हैं कि चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम 200 रुपए लीटर होने वाले हैं। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि चुनाव पूरे होते ही यानी 7 मार्च के आखिरी मतदान के बाद पेट्रोल 9 से 10 रुपया लीटर महंगा हो जाएगा। इस वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $116 प्रति बैरल हो गया है, तब भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, क्योंकि चुनाव है। इस वक्त कंपनियां भी चुप हैं। 7 मार्च के बाद सब अंतर्राष्ट्रीय कारण जपने लगेंगे। पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जब $75 प्रति बैरल था कच्चे तेल का भाव, तभी पेट्रोल 110 रुपया पार चला गया था। अभी भी कई शहरों के लिए 95 से 109 रुपया है, लेकिन चुनाव नहीं होता और कच्चे तेल का भाव $116 प्रति बैरल होता, तब पेट्रोल का दाम कितना होता? सोचिए और पूछिए, प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं। यूपी चुनाव का शुक्रिया अदा कीजिए। बीजेपी वाले अगर दोबारा आ गए तो अभी तो 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगली बार 10 किलो चोरी कर लेंगे। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार, अगली बार 200 पार हो जाएगा। जब ये पिछली बार वोट मांगने आए थे, बीजेपी के लोग फ्री सिलेंडर दिया था कि नहीं दिया था? और अब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है? पहले 400 रुपए था और आज 1000 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल के दाम कहां तक बढ़ेंगे कोई नहीं कह सकता। पुराने अनुभवों को देखते हुए अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। हां, अगर चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री कह दें दाम नहीं बढ़ेंगे तो और बात है। वैसे सरसों छोड़कर खाने के बाकी तेलों के दाम बढ़ने लगे हैं। देश भर के बाजारों में खाने के तेलों में भारी उछाल देखा जा रहा है। खासतौर पर रिफाइंड और सनफ्लावर के दामों में 15 दिन के भीतर ही करीब 30% तक बढ़ोतरी हुई है। 15 दिन पहले रिफाइंड तेल जहां 140 रुपए लीटर था, अब बढ़कर 165 रुपए हो गया है। सनफ्लावर तेल पहले 140 रुपए था, जो अब 170 रुपए में मिल रहा है। देसी घी की कीमत पहले 360 रुपए लीटर थी, जो अब बढ़कर 420 रुपए हो गई है। जबकि वनस्पति तेलों के दामों में भी 20 रुपए का इजाफा हुआ है। कौन कौन से तेल के दाम अभी 15 दिन में क्या थे और 15 दिन के बाद अब क्या है? सर, ये फॉर्च्यून रिफाइंड था, ये 15 दिन पहले 140 रुपए लीटर था, आज ये 165 रुपए लीटर है। ये 140 से 165 रुपए, 165 रुपए लीटर है 15 दिन के भीतर सर। ये अच्छा, और किस किस चीज के दाम बढ़े हैं? ये देसी घी सर आज ये 360 रुपए था, आज ये 15 दिन के बाद 420 रुपए लीटर है। सर आगे से युद्ध के चक्कर में कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो है कि आगे से माल नहीं आ पा रहा पूरा। अच्छा, जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन के बीच के युद्ध के कारण। सूरजमुखी तेल के सबसे बड़े उत्पादक रूस और यूक्रेन हैं। पहले कोरोना और अब जंग की वजह से सप्लाई चेन पर असर हुआ है, जिसका प्रभाव दुनिया भर के बाजारों पर देखा जा रहा है। जानकार कहते हैं कि खाने पीने के सामान महंगे होने के पीछे कुछ वजह हैं। मसलन दुनिया भर में कच्चे तेल के दामों में 30% तक उछाल आया है।
रूस और यूक्रेन के युद्ध के वजह से महंगाई बढ़ेगी। माल ढुलाई महंगी हो रही है और सप्लाई लाइन बाधित। सर्दियों में पॉम ऑयल का आयात भी घट जाता है। लगभग 20% जो है वो खाने के तेल हम यूक्रेन से परचेज करते हैं, हमारे जो जितना भी यूज़ किया जाता है। और इसी वजह से आपने सरसों के दाम, जब बीच में थोड़े प्रॉब्लम आया था तो सरसों के दाम आपने 200 रुपये तक लीटर देखे थे। उसके बाद सरकार ने स्टेप लिया, एडिबल ऑयल्स की कॉस्ट कम करी या इंपोर्ट कम किया, जिसकी वजह इंपोर्ट कॉस्ट कम करी, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ी। लेकिन जब अब ये जो इशू चल रहा है, इसकी वजह से सप्लाई कंसर्न फिर से खड़े हो गए हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम समझते हैं तो 30% तक यहाँ पर सरसों के दाम बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल महंगाई कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अगर रूस और यूक्रेन के बीच टकराव बढ़ता है तो इसका असर विश्व बाजार पर पड़ेगा, जिसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। नई दिल्ली से रवीश चंद्र शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री भी युद्ध के असर की बात कर रहे हैं, मगर चुनाव में नहीं, वेबिनार में। चुनाव के लिए युद्ध को लेकर कुछ और भाषण है, आगे बताएंगे। यह वैश्विक महामारी के दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह विश्व में सप्लाई चेन तहस नहस हुई है। और इन दिनों तो हम विशेष तौर पर देख रहे हैं कि सप्लाई चेन के विषय ने कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी हिला के रख दिया है। प्रधानमंत्री की यह बात पूरी तरह ठीक है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है, लेकिन 7 मार्च के बाद प्रधानमंत्री से सवाल 7 फरवरी का उनका ही भाषण करने वाला है। उस दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री ने नेहरू की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि महंगाई के आगे नेहरू ने लाल किले पर हाथ खड़े कर दिए। तब उन्होंने खास तौर से जोर देकर कहा था, ये थे नेहरू। पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। प्रधानमंत्री का भाषण ही प्रधानमंत्री के भाषण से सवाल कर रहा है, क्योंकि जिन्हें सवाल करना है वो जय जयकार कर रहे हैं। 24 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला बोला, तब गोदी मीडिया के स्क्रीन पर मिसाइलों से लेकर टैंकों का एनिमेशन बन गया। गोदी मीडिया तो पुतिन के सीक्रेट प्लान के बारे में फ्लैश करने लगा। हजारों भारतीय यूक्रेन में फंसे थे, उस प्लान के नीचे आने वाले थे, बस इसका पता नहीं था। 7 मार्च के बाद जब पेट्रोल महंगा होगा, तब पुतिन का प्लान बताने वाला गोदी मीडिया, पुतिन को पावरफुल बताने वाला गोदी मीडिया क्या करेगा? उस समय जब आपका चेहरा सुर्ख होने लगेगा, तब गोदी मीडिया की सुर्खियों को याद कर लीजिएगा, हम याद दिला रहे हैं। पुतिन की ताकत से बाइडेन को भी लगता है डर। रूस जानता है अमेरिका की हर कमजोरी। पुतिन की परमाणु शक्ति से
बेबस पड़े बाइडन, यूक्रेन में पुतिन का ऑपरेशन डोनबास एक्टिव। भारत का ये एहसान नहीं भूलेंगे पुतिन, पीएम मोदी ने आखिरकार निभा दी दोस्ती। क्या राष्ट्रपति की कॉमेडी ने यूक्रेन को ट्रेजेडी में धकेल दिया? बम के अंदर बारूद नहीं, पुतिन की चेतावनी छिपी थी। पुतिन से बड़े बड़े डर रहे हैं, रसिया के सामने जो आएगा वो जान से जाएगा। गोदी मीडिया की इन करतूतों से दुनिया भर में भारत की मीडिया का मजाक उड़ रहा है। मजे लेती ऐसी हेडलाइनों को हिंदी का दर्शक समाज भकुआ कर देखने लगा। जिस तरह से पुतिन को परोसा गया, उससे जनता को लगा कि नेता तो ऐसा ही होना चाहिए। अब वैसे ही नेता के चलते आप पेट्रोल पंप पर होली दिवाली मनाने जा रहे हैं। इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन से निकलने के लिए भारतीय छात्रों ने लाखों रुपए जमा किए, बस भाड़ा दिया, कई किलोमीटर पैदल चलते रहे। लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से कामयाबी का जश्न मनाने लगी है, उसकी जमीन की सच्चाइयों से बहुत कम रिश्ता है। पीयूष गोयल ने यह कार्टून ट्वीट किया है। इसमें प्रधानमंत्री को एक पतली सी नहर के बीच में खड़ा दिखाया गया है, क्योंकि मां गंगा तो इतनी पतली हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री ने अपनी बाहों को फैलाकर पुल बना दिया है, जिस पर चढ़कर भारत के छात्र यूक्रेन से रोमानिया आ रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं। यूक्रेन में गंगा नहीं है, लेकिन ऑपरेशन का नाम तो ऑपरेशन गंगा है। गंगा नहर की शक्ल में है, यहां पतली सी नहर की शक्ल में। कार्टूनिस्ट को पूरी छूट है कि वह कैसे भी चित्रण करे, लेकिन जब एक मंत्री इसे ट्वीट करते हैं, तब वह सरकार के दावों का प्रतिनिधि बन जाता है। फिर सवाल उठ सकता है कि क्या इसके जरिए जो तथ्य गढ़ा जा रहा है, उसका संबंध जमीन के हालात से है? इसमें लगता है कि सारे कष्ट प्रधानमंत्री ने उठाए, छात्रों ने बस पुल पार किया। ये तंबू रोमानिया की सीमा के भीतर लगे हैं। यहां -4 डिग्री सेल्सियस से लेकर -8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। दिनप्रो से 28 घंटे की यात्रा कर प्राची और उनके साथी यहां 1 मार्च को पहुंचे। बस के किराए के लिए हर छात्र ने अपनी जेब से 15,000 रुपए दिए। 3 मार्च को प्राची ने बताया कि भारत के लिए फ्लाइट मिलने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तब तक इस हालात में छात्रों को यहाँ रहना है। एक तंबू में 6 छात्र हैं और एक ही हीटर है। ठंड भयंकर। यहाँ से सर आप लोग देख सकते हैं, ये अटैच भी नहीं है प्रॉपरली, और यहाँ से बीच बीच में हवा आ रही है। और अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो सामने एकदम बर्फ जमी हुई है। अब यहाँ से ठंड इतने से पेपर से तो पास हो ही जाएगी। उसके बाद हमने इसे पूरा बंद करके फिर भी हवा आ रही है। यहाँ पे मेरा हाथ पता लग रहा है। और ये बिल्कुल देख लो आप, बेड कैसे है, ऐसे से है। इसके ऊपर एक इंसान अगर लेटेगा तो क्या होगा। ये ब्लोअर पड़ा है यहाँ पे, अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये पूरी लाइट चली जाएगी, तो हम इसे कनेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये हीटर है यहाँ पे, और ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। ये एक्सटेंशन जो कि सिर्फ एक ही टाइम पे एक चल सकता है हीटर, इसलिए एक एक्सटेंशन और एक चार्जर लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी तेज हवा आ रही है। इससे पता चल रहा है ये हिल रहा है। अंदर यहाँ पे जिनके भी बेड हैं, उसके थ्रू यहाँ से बहुत ज्यादा ठंड आ रही है। हमारे ग्रुप में तो एक साइनस भी है, एक इंसान को, उसको भी तकलीफ हो रही है। हम लोगों ने काफी एनजीओज पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर 7 कंबल है यहाँ पे, 7 कंबल, तब भी जाके हमें कुछ नहीं हुआ। नहीं होने के कारण वो भी नहीं हो पा रहे हैं हम लोगों से, और हेल्पलाइन में कॉल लग नहीं रही है, वो लोग कॉल नहीं कर रहे हैं। और खाने में सिर्फ, खाने में आपको दिखा देता हूँ, ये है वॉफल्स टाइप। रोमानिया से ही एक छात्रा भारत पहुंची तो उसने वहां का हाल बताया, और यह भी कि रोमानिया की सीमा तक पहुंचना कितना मुश्किल था। वहाँ पे जैसे कि हम ओडेसा, जहाँ पे आप जानते हो कि सबसे पहला अटैक शुरू हुआ था वहाँ के नेवल बेस पे, हम वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ पे कर्फ्यू रात में तो वैसे लगा ही होता था, बट दिन में पूरे टाइम आर्मी, एक्सप्लोजन्स, मतलब शेलिंग, सब कुछ होते रहती थी। हम अभी यहाँ आए जिसको बोला जा रहा है इवैक्यूएशन। आई डोंट नो यहाँ पे सब में से अग्री करेंगे ही इस बात पे, इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमानिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? हमें जो वहाँ पे यूक्रेन में आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए था,
हमें जो सिटी ऑलरेडी इतनी खतरनाक थी, वहाँ पे या तो एम्बेसी से किसी को मदद के लिए भेजना था ताकि स्टूडेंट्स को वो गाइड कर सके बॉर्डर पे, वो तक नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स को बस बोल दिया गया कि आप अपना बस पकड़ो और चले जाओ। आपको एम्बेसी ने ये भी क्लेम किया है कि वहाँ पर हेल्पलाइन जारी की गई है। जी, आपको पता है, आपने यहाँ पूछ लीजिए, सब लोग हैं जो कभी आपका फोन नहीं उठाएगी, और जब फोन उठाएगी ना 10 लोगों को 10 बातें बोलेगी, और लास्ट अगर आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना वो सीधा बोलेंगे सॉरी सर, हमें इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज आप बोल रहे हो, आपने एडवाइजरी देखा होगा, कल बोला गया था कि आप किसी भी हाल में निकलो, चाहे कुछ भी हो जाए निकलो। सर लास्ट मोमेंट आपने ये बातें क्यों बोली? जब सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई तब आपको क्यों निकला कि नहीं, बच्चों को तो खुद ही अब निकलना पड़ेगा? सर कल मजबूरी थी, क्योंकि सबने यहाँ पे जानते हैं हमारे एक कलीग की डेथ हो चुकी है। सर मजबूरी थी सबका निकलना, नहीं निकलते सर, घर से प्रेशर है सबके ऊपर कि क्या हो जाएगा। सर मेरा भाई अभी बॉर्डर पे है, वो अभी बॉर्डर पे पहुंचा है, वहाँ से कब निकलेगा, वो पोलैंड बॉर्डर पे गया है, तो वो कब निकलता अभी मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद फ्लाइट में थी। सर तो आई होप रियली कि सरकार ये फ्री फ्लाइट्स, प्लीज आप लोग इसको फ्री फ्लाइट्स और इवैक्यूएशन बोलना बंद करिए। हमें सब रेडी है पैसे देने के लिए इन फ्लाइट्स के, लेकिन हमारी बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो फ्रेंड्स वहाँ फंसे हुए हैं ना, आप प्लीज उनकी हेल्प करिए ताकि वो बॉर्डर तक पहुंच जाए। हमें फ्री फ्लाइट्स, यहाँ हर गार्जियन रेडी है पैसे देने के लिए, किसी को दुख नहीं होगा। जो वो परेशान है कि उनके बच्चे कैसे बॉर्डर तक पहुंचे, हमें नहीं चाहिए फ्री फ्लाइट्स, हमें बस बॉर्डर तक सेफली पहुंचाइए। जो खुद से निकल कर आए हैं उन्हें सरकार निकालना कह रही है, इस पर बहस होनी चाहिए कि क्या यह इवैक्यूएशन है। ऐसा नहीं है कि छात्र सरकार के प्रयासों की तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन उस प्रयास का जो प्रचार बनाया जा रहा है, क्या उसमें छात्रों का संघर्ष शामिल है? सरकार केवल अपने प्रयास का प्रचार कर रही है, नारा ही लिख दे, प्रयास आपका प्रचार हमारा। जबकि ये छात्र बस के किराए के लिए लाखों रुपए देकर यूक्रेन की सीमा पर पहुंचे हैं, वहां भी कई किलोमीटर पैदल चले हैं, तब पार कर पोलैंड, रोमानिया और हंगरी पहुंचे, तब जाकर सरकार उन देशों से भारतीय छात्रों को भारत ला रही है। हजारों मां बाप ने देखा होगा कि प्रचार और वास्तविकता में क्या अंतर है। बाढ़ में आप खुद से तैरकर किनारे आ जाएं और किनारे पर पहुंचने के बाद सरकार आपको गले लगा ले और कहे कि उसी ने बचाया है, तो तैराक का चेहरा देखा जाना चाहिए। यूपी के चुनाव में यूक्रेन का जिक्र आने लगा है। आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। यूक्रेन की जो खबरें आ रही हैं और यूक्रेन में जिस तरीके से बच्चे पैदल चल रहे हैं, अपना सामान लेके जा रहे हैं, उन्हें ट्रेनों में रहना पड़ रहा है, अंदर बंकर्स में रहना पड़ रहा है, अंडरग्राउंड्स में रहना पड़ रहा है, न खाने के लिए है न पीने के लिए है। और एम्बेसी को जो मदद करनी चाहिए थी, एम्बेसी नहीं मदद कर रही है। दुनिया के दूसरे देश के जितने भी नागरिक थे वो अपने अपने नागरिकों को लेके चले गए। भारत सरकार क्या सो रही थी? भारत सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनका डंका बजता है, तो आखिरकार जो भारत सरकार दुनिया में डंका बजाने की बात कर रहे थे, बच्चे अभी क्यों फंसे हुए हैं? कल ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि खार्किव में जो छात्र हैं वो शहर छोड़ दें, बस ट्रेन ना मिले तो पैदल ही चल दें। क्या यह निकालना हुआ? खार्किव से बड़ी संख्या में छात्र लीव पहुंचे हैं और वहां से रोमानिया और हंगरी की सीमाओं तक, लेकिन लीव में ही कई सौ छात्र अटके हैं। लीव से हमें आज दोपहर तक वीडियो मिलते रहे कि वहां गोलियां चल रही हैं, बम गिर रहे हैं। एक एक बंकर में काफी संख्या में छात्र दिखाई देते हैं। यह वीडियो 2 मार्च का है जो हम दिखाएंगे। विराज जब खाने की तलाश में बाहर निकले तो हॉस्टल की खिड़की से उन्हें यह सब नजर आया।
छात्रों का दावा है कि सुमी में 1000 से अधिक भारतीय हैं। शहर के बीच में फंसे होने के कारण इनके लिए निकलना मुश्किल है। अखबारों में खबर एक दिन पहले छप जाती है कि रूस से बात हो गई है, वह भारतीय छात्रों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन छात्र अभी भी बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। सफलता मिलने से पहले सफलता को भुनाने की होड़ शुरू हो गई। सुमी में कई छात्र फंसे हैं। यहां फंसे भारतीय छात्रों का कहना है कि चीनी छात्र भी फंसे थे, लेकिन ज्यादातर को अब निकाला जा चुका है। यहाँ पे शेलिंग हो रही है। पिछले 72 घंटे में कम से कम 5 से 6 बार शेलिंग हो चुकी है और आज के दिन में कम से कम 4 से 5 बार शेलिंग हो चुकी है, देख सकते हैं। और फायरिंग भी कंटिन्यूसली चल रही है। बाहर दहशत का माहौल है, बाहर जाने में भी बच्चों को डर लग रहा है। खाने की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा, ATM में कैश नहीं है और बच्चों के पास कैश भी नहीं है खाने का सामान खरीदने के लिए, और ये है दिक्कत। और शेलिंग के कारण जो बिल्डिंग्स इतनी कांप रही हैं कि ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में गिर जाएगी और बार बार हमको शेल्टर में जाना पड़ रहा है, कभी बाहर आना पड़ रहा है। रशिया से हमारा 30 से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर रशिया से हमारा एविकेशन पॉसिबल है तो प्लीज़ उसके लिए भी ट्राई करें, इंडियन गवर्नमेंट से बोला जाए। अभी तक हमारी साइड से अभी तक किसी भी तरह का कोई एविकेशन प्लान या फिर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया है। हमें बस अभी ये दिक्कत है कि जहाँ से इवैक्यूएशन हो रहा है वो हमसे 1500 किलोमीटर दूर है जगह, तो इसीलिए बस हम वहाँ जाना हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज यहाँ पे रशियन लोगों ने हमारे जितने भी कनेक्टिंग रोड्स हैं वो सब ब्लास्ट कर दिए हैं। हमारे जितने भी सुपरमार्केट्स वगैरह हैं वो ऑलमोस्ट ब्लास्ट हो गई हैं। ऑपरेशन गंगा का श्रेय सरकार ले सकती है, लेकिन उसके लिए पूरा हो जाने का इंतजार किया जा सकता था। छात्र वहां सामने से बम और बंदूक देख रहे हैं और सरकार ने इधर कहना शुरू कर दिया कि दिन रात काम हो रहा है। 4 मंत्री भेज दिए गए। हमने विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के ट्विटर हैंडल का अध्ययन किया। जरूर ट्विटर से दिन भर के सारे काम का पता नहीं चलता है और ना जरूरी है कि हर बात की जानकारी दी जाए, लेकिन यह देखने से पता चलता है कि उन दिनों में मंत्री जी ने क्या क्या ट्वीट किए हैं, क्या क्या काम किए हैं बताने लायक। जब भारत में मां बाप और यूक्रेन में हजारों छात्र अपनी जान को लेकर हाहाकार मचा रहे थे और सरकार दावा कर रही थी कि दिन रात काम में लगी है, पता चलता है कि हमारे मंत्री एक साथ कई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। युद्ध के हालात को संभालने के साथ साथ बाहर जाकर साइकिलिंग और पैडलिंग को भी प्रमोट करते रहते हैं। 24 फरवरी को जब रूस ने हमला किया, मीनाक्षी लेखी ट्वीट करती हैं कि 3 साल पहले आज के ही दिन पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई। यह योजना आज देश के छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री की प्रयागराज में रैली थी। उनके 9 ट्वीट को विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी रीट्वीट करती हैं। 24 फरवरी को ही मीनाक्षी लेखी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ट्वीट रीट्वीट किया है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। 25 फरवरी को मीनाक्षी लेखी यूक्रेन से संबंधित 3 रीट्वीट करती हैं। 26 फरवरी को वे ऑफिस ऑफ मीनाक्षी लेखी के हैंडल से अपना बयान रीट्वीट करती हैं कि यूक्रेन ने एयर स्पेस बंद कर दिया है, लेकिन भारत अपने नागरिकों को जमीन के रास्ते लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी 26 फरवरी को वे यहां भी हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राजदूतों के साथ साइकिलिंग और पैडलिंग को प्रमोट करते हुए, ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले। 26 फरवरी को ही 4:40 पर दिल्ली के CR पार्क में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं जैसे फुटपाथ, पार्क, गजेबो एवं रोड का उद्घाटन करती हैं और इसकी जानकारी ट्वीट से देती हैं। लोगों का असीमित प्रेम देख मन प्रफुल्लित हुआ, लिखती हैं। हजारों माँ बाप और यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का मन डूब रहा था, लेकिन विदेश राज्य मंत्री जी का मन लोगों का असीमित प्रेम देख प्रफुल्लित हो रहा था। ऑपरेशन गंगा छोड़कर CR पार्क जाने का समय निकालना आसान काम नहीं रहा होगा। यह भी एक काम है। 27 फरवरी को जब हालात बिगड़ जाते हैं और माँ बाप हाहाकार कर रहे होते हैं, उस दिन विदेश राज्य मंत्री मन की बात को लेकर 10 रीट्वीट करती हैं। ट्वीट प्रधानमंत्री का था, लेकिन इस दिन के ट्वीट से पता चलता है कि वे विदेश मंत्रालय के बनाए कंट्रोल रूम में गई थी। 27 फरवरी को मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के 2 ट्वीट को रीट्वीट करती हैं और उसी दिन वाराणसी में प्रधानमंत्री के कार्यकर्ता सम्मेलन का सीधा प्रसारण देखने के लिए भी ट्वीट करती हैं।
28 फरवरी के दिन प्रधानमंत्री ऑपरेशन गंगा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। उस दिन मीनाक्षी लेखी ट्वीट करती हैं कि कोयंबटूर में सदगुरु के आश्रम में हैं और मिट्टी की गुणवत्ता पर चर्चा कर रही हैं। वे सदगुरु के शो में थी। क्या इस हंगामे में उनके पास दिल्ली से कोयंबटूर जाने का वक्त था मिट्टी की गुणवत्ता पर चर्चा करने के लिए? इस दिन ऑफिस ऑफ मीनाक्षी लेखी के हैंडल से एक नागरिक का ट्वीट वे रीट्वीट करती हैं, जिसमें उसने मदद के लिए मीनाक्षी लेखी के प्रति आभार प्रकट किया है। मदद का संबंध यूक्रेन से ही है। 1 मार्च को ऑफिस ऑफ मीनाक्षी लेखी से ट्वीट होता है कि विदेश राज्य मंत्री ने दिल्ली में अमृत महोत्सव के तहत सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन किया। इस दिन वे और ट्वीट करती हैं कि सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू कर दी है। हमने कल गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बयान दिखाया था, जिसमें वे बता रहे थे कि विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी दिन रात काम कर रहा है। विदेश राज्य मंत्री का ट्विटर रिकॉर्ड बता रहा है कि वे इस दौरान साइकिलिंग से लेकर सदगुरु के शो तक में हिस्सा ले रही थी। जाहिर है काम भी कर रही होंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये डे 1 से इसको इंश्योर करने की कोशिश की कि एक भी आदमी हमारा जो है वहाँ न फंसे, कोशिश ये की जाए। आप जितने तकलीफ में थे, जितना दुख देख रहे थे, आप लोग शायद नहीं सो पा रहे थे या ठीक से नहीं खा पी पा रहे थे। सरकार में बैठे हुए लोग भी तो बहुत सीनियर पोजीशंस पर हैं, हमारे प्रधानमंत्री, कैबिनेट कलीग्स, हमारे ऑफिशियल्स, वो भी दिन रात जाग करके आपकी चिंता कर रहे थे, आप ही लोगों के लिए काम कर रहे थे। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, बिल्कुल चिंता मत करिए, जीवन बच गया है। मोदी जी की कृपा से सब ठीक होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी, भारत माता की जय। तो आपने देखा, यह विमान तो सेना का लगता है। क्या सेना के विमान में माननीय मोदी जी के लिए नारे लगवाए जा रहे हैं? क्या छात्रों को यूक्रेन से भारत लाने की ये कीमत देनी पड़ रही है? उनसे जब कहा जाता है कि भारत माता की जय के नारे लगाएं, सभी छात्र एक स्वर से नारे लगाते हैं। लेकिन जैसे ही कहा जाता है माननीय मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाएं, आपने देखा जिंदाबाद के समय कई छात्र चुप से हो गए। वे भी इस बात को समझते हैं कि प्रचार क्या है, प्रयास क्या है। यह मौका है कि आप युद्ध के अलग अलग कारणों को देखें और समझें। इस युद्ध की जड़ें केवल नेटो और नाजी तत्वों में नहीं है, रक्षा कंपनियों के सीईओ के कमरे में भी है, जिन्हें लाभ ही लाभ दिख रहा है। इन खबरों तक पहुंचने के लिए कई बार मेन स्ट्रीम मुख्यधारा के बड़े अखबारों, न्यूज चैनलों का रास्ता छोड़कर छोटी छोटी पगडंडियों पर उतरना पड़ता है। युद्ध के कारण दुनिया भर की गोला बारूद बनाने वाली कंपनियों के शेयरों के दाम बढ़ने लगे हैं। गार्डियन ने 28 फरवरी को एक लंबी रिपोर्ट छापी है कि कैसे युद्ध के कारण रक्षा का बाजार उछल कूद मचा रहा है। जर्मनी ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल देने का ऐलान किया। इसके बाद रेडियन कंपनी का शेयर एक हफ्ते से भी कम समय में 10% से ज्यादा बढ़ गया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली सबकी डिफेंस कंपनियों ने शेयर मार्केट में काफी बढ़त देखी है। 10 फरवरी 2022 के फोर्ब्स में यह रिपोर्ट छपी है। अमेरिका की हथियार बनाने की कंपनी रेडियन टेक्नोलॉजी के सीईओ ग्रेगरी हेस का बयान छपा है। सीईओ तो हर तरह के युद्ध का हवाला देते हुए गदगद हुए जा रहे हैं कि पूर्वी यूरोप से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक के इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस कारण कंपनी को मुनाफे की पूरी उम्मीद है। 2014 से 21 के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को $2.7 अरब की सुरक्षा सहायता दी है, जबकि इसी दौरान यूक्रेन में 14,000 लोग मारे गए। मगर रक्षा कंपनियां गदगद हैं कि जान जाए तो जाए, माल बनता रहे। अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया कि पूर्वी यूक्रेन में वह अलगाववादी तत्वों को शह दे रहा है। लेकिन क्या अमेरिका ने कभी ऐसा नहीं किया? इराक और अफगानिस्तान का इतिहास देखिए। यमन में क्यों अमेरिका बम गिराया जा रहा है? अमेरिकी सांसद और सदन में सैन्य सेवा समिति के अध्यक्ष एडम स्मिथ कह रहे हैं कि अमेरिका को यूक्रेन में अलगाववादी तत्वों को खड़ा करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। 1 मार्च को हिलेरी क्लिंटन ने MSNBC को इंटरव्यू दिया और इसके बारे में MSNBC ने ट्वीट किया है। हिलेरी क्लिंटन कहती हैं कि 1980 में रूस ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। रूस के लिए नतीजा अच्छा नहीं रहा, लेकिन तथ्य यह है कि हौसले से लबरेज और अच्छी तरह से फंड किए गए हथियारबंद दस्ते ने अफगानिस्तान से रूसियों को खदेड़ दिया था। मुजाहिदीन से लेकर तालिबान को खड़ा करने और इराक और अफगानिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्कों को बर्बाद कर देने की कहानी तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जब तक आप युद्ध के अलग अलग कारणों को ढूंढ कर नहीं पढ़ेंगे, आप अंधेरे में ही रहेंगे।
भारत के स्टैंड को लेकर बहस हो रही है, लेकिन क्या इस खेल में भारत अमेरिका के साथ खड़ा हो सकता था, जिस पर आरोप है कि उसने नेटो का विस्तार ना करने का रूस से वादा तोड़ दिया, नेटो के विस्तार के नाम पर युद्ध का माहौल बनने दिया, अमेरिका पर यूक्रेन में नाजी तत्वों को बढ़ावा देने और यूक्रेन के आंतरिक चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप हैं। उसकी कंपनियां खुलकर कह रही हैं कि इस युद्ध से कमाएंगे। यह सब अमेरिका के ही अखबारों में छप रहा है, उसी देश के एक्सपर्ट कह रहे हैं। पर जो रूस कर रहा है वह भी पूरी तरह से गलत है। यूक्रेन को तबाह कर रूस क्या हासिल करना चाहता है? क्या ये सारे हालात बदल जाएंगे? जनवरी महीने में भारत में जर्मनी के नौसेना प्रमुख ने एक बयान दिया कि यूक्रेन पर रूस के कब्जे की बात बकवास है, पुतिन बस इतना चाहते हैं कि उनका सम्मान है। इस बात के बाद जर्मन नौसेना प्रमुख को इस्तीफा देना पड़ा। क्या सम्मान और अहंकार के नाम पर यूक्रेन को बर्बाद कर दिया गया? अगर रूस को नेटो के विस्तार को लेकर इतना गुस्सा है तो उस नेटो के देशों को वो चुनौती क्यों नहीं देता? यूक्रेन पर गुस्सा क्यों निकाल रहा है? रूस अमेरिका से नहीं लड़ रहा और अमेरिका रूस से नहीं। गेम समझिए, रूस अमेरिका को आंखें दिखा रहा है तो अमेरिका कह रहा है रूस की तरफ देखेंगे नहीं, यूक्रेन को हथियार देंगे। यूक्रेन तो बचा ही नहीं, तो वह हथियार किससे लेगा, करेगा क्या? क्या दान के इन हथियारों से वह रूस से कभी बदला ले सकेगा? क्या इस तरह से दुनिया अंतहीन युद्ध में झोंक दी जा रही है? संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के 141 देशों ने युद्ध के खिलाफ स्टैंड लिया है। भले ही इस स्टैंड की ताकत ना हो, लेकिन इसका महत्व तो है ही। यूक्रेन में जो आप देख रहे हैं वह सही या गलत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनक है। यूक्रेन की तबाही की कीमत बहुत बड़ी है। युद्ध कहीं भी होगा, कीमत आप चुकाएंगे। जल्दी ही पेट्रोल भराने जाएंगे, तब उस पुतिन को याद कीजिएगा जिसके बारे में गोदी मीडिया ने आपको बताया कि पुतिन से सब डरते हैं। आप भी पुतिन का नाम लेकर पुतिन पुतिन करते हुए 110, 120, 130 रुपए लीटर जितना मांगा जाए चुपचाप दे आइएगा। बाकी प्राइम टाइम से ब्रेक ले लीजिएगा। प्रचार के चक्कर में अजब गजब की कहानी हो जा रही है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए, पता चलेगा कि भारतीय छात्रों का दुख कितना पीछे छूट गया है। नमस्ते, मैं पूर्व मंत्री हूँ यहाँ पे मध्य प्रदेश से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बच्चों का ध्यान रख रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हाँ ठीक है। अरे मैं उनको धन्यवाद दे रही थी कि बच्चों का आप ध्यान रख रहे हो करके। हाँ। और चिंता नहीं करना है ना बेटा, आ जाओगे आप लोग सब, है ना। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रंजना बघेल के इस वीडियो कॉल को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अब पूर्व मंत्री रंजना बघेल का एक वीडियो सामने आया। विपक्ष का कहना है कि बघेल यूक्रेन में फंसे छात्रों से नहीं बल्कि एक स्थानीय पत्रकार और थानेदार से बतिया रही थी। रंजना बघेल सफाई में कह रही हैं कांग्रेस आईटी सेल ने गलत वीडियो वायरल किया है। गंधवानी का कोई आईटी सेल का कांग्रेस का है, वो बायोडीजल में अवैध धंधा करता है, वो ढाबे वाबे चलाता है, अवैध दारू का धंधा करता है। अब उसने पता नहीं कहाँ से किसने डाले। मैं हरिओम चोयल से बात कर रही थी और एकदम फोन की कि दीदी ये सैनिक हमारी रक्षा करे तो आप धन्यवाद दे दो, ऐसा बोले और वो फ़ोन कट गया। फिर दोबारा 4-5 कॉल आए। कॉल आने के बाद फिर हरिओम मालवीय का आ गया, वीडियो कॉल उससे हो गया। तो वीडियो कॉल हुआ तो वो वहीं पर थे, थाने में थे, और वहाँ पे जो लोकल के जो पुलिस है उनसे उसने बात की। तो मैंने और उनको कह दिया कि आप हमारे बच्चों का ध्यान रख रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। फिर बाद में ये किसी ने वीडियो वायरल कर दिया। अब वीडियो मैंने तो वायरल नहीं किया, ना मैंने डाला है। ये वही व्यक्ति है जिसने रंजना बघेल द्वारा वीडियो कॉलिंग पर चर्चा की गई थी और उसमें बघेल की बात गंधवानी के पत्रकार हरिओम और मनावर के थानेदार नीरज बिरथरे से हुई। कांग्रेस को इस पर चुटकी लेने का मौका मिला है।
किस प्रकार ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। एक पत्रकार से बात कर रहे हैं, उसे यूक्रेन का बच्चा बता रहे हैं, जिसको धन्यवाद दे रहे हैं वो मनावर में पदस्थ आई और बता रहे हैं कि हम यूक्रेन में धन्यवाद दे रहे हैं। तो इस प्रकार के झूठ फैलाना भाजपा का काम है, झूठी राजनीति भाजपा करती है। हालांकि हरिओम भी कह रहे हैं गफलत में उन्हें कॉल लगा, उन्हें आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसमें वीडियो में दीदी बोल रहे थे, लेकिन जो वीडियो कॉलिंग हो रही थी उसमें हमें कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। दूसरा, दीदी से मेरी फिर बाद में बात हुई थी कि वो वीडियो जो कॉलिंग की थी वो हरिओम चोयल को की थी दीदी ने, वो गलतीवश हरिओम मालविया को हो गई थी। और वो वीडियो कॉलिंग, फिर वो वीडियो पता नहीं वो दीदी का वीडियो किसी ने वायरल कर दिया है। वो दीदी ने हरिओम चोयल से भी बात की, लगातार उनसे मॉनिटरिंग की दीदी ने। और हरिओम चोयल के अंकल जो है सोहन काग, उन्होंने भी दीदी को उनके नंबर दिए थे। सिंधिया जी से उनकी दीदी की बात हुई हरिओम चोयल को, और वो लोग भी आ रहे हैं यूक्रेन से, तो वो मामला था। इसमें दीदी का कोई गलती नहीं। बहरहाल इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने जिन 2 बच्चों से वीडियो कॉल पर बात की थी वो यूक्रेन की सीमा पार कर चुके हैं, ऐसा सरकार का दावा है। सुची और शिवानी, उनके परिवार में भी बात करने पर उन्होंने बताया है कि वो दोनों भी यूक्रेन से सीमा क्रॉस कर चुकी हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के 454 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जिसमें से 225 देश लौट चुके हैं। पुलिस प्रशासन बाकी के परिजनों से संपर्क में है। ऑपरेशन गंगा अभी शुरू ही हुआ है। बच्चे फंसे हैं, अभिभावक फिक्रमंद हैं, देश फिक्रमंद है, लेकिन श्रेय लेने की होड़ और राजनीति बदस्तूर जारी है। धार से अमीन शाह और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।